जो मर्जी टाइम रखेंगे, हर एक में किसी न किसी को मसला होगा ही होगा। तो मैंने ये ज़्यादा करें तो हम ऐसे करते हैं 1:30 बजे से कर लेते हैं, 1 घंटा अर्ली कर लेते हैं, ठीक है? 1:30 से 4 बजे तक कर लेते हैं अगर ज़्यादा मसला है। असल में ठीक ये है तो ना सर बाकी लेक्चर भी तो होते होंगे ना। जी जी थोड़ा सर और ठीक अर्ली है। कर लें, नमाज वगैरह भी पढ़नी होती है। जी बेटा, सर जोर की नमाज से पहले पहले कर लें या फिर यही टाइम ठीक है उसके अलावा? बस तो यही फिर ठीक है, 2 से पहले तो फिर पॉसिबल नहीं होता। सर ठीक है सर, यही टाइम ठीक है। अच्छा बेटा, हम एक टॉपिक है, उसका नाम है स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम। ये बीम क्या चीज़ होती है? स्ट्रक्चरल मेंबर होता है और नॉर्मली ट्रांसवर्सली लोड किया जाता है। स्टैटिक, आप स्टैटिक के लॉ लगा सकें, जिसमें से सबसे अहम जो है वो इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। उसमें क्या आता है जी? सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। आप ये इक्वेशन अप्लाई, ये फर्दर अगर 3 एक्सिस में है तो 3 एक्सिस में हो जाएगा, ये भी फर्दर आगे आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जनरल फॉर्म यही है। इनको क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आप इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा के कोई चीज़ फाइंड करें तो उसका मतलब ये है कि आप इंजीनियरिंग स्टैटिक का मेथड अप्लाई कर रहे हैं और इसको कहते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट। लेकिन अगर वो स्टैटिकली आप ये इक्वेशन अप्लाई करें और वो मालूम ना हो सके, उसे कहेंगे इनडिटर्मिनेट। ठीक है बेटा, ये रिपीट कर दें आप में से कोई, मैंने क्या बताया? बिलाल है, बिलाल रिपीट कर दे मैंने अभी क्या बताया। जी बेटा, कोई बच्चा रिपीट कर दे। सीआर है, मुदस्सिर? सर यस सर। जी बेटा, जी बेटा, सर मैं रिपीट कर दूं? रोल नंबर 55 आप बता दें, चलें छोड़े बाकी सबको। सर स्टैटिकली वो होता है जिसमें हम सर स्टैटिक्स के क्वेश्चन लगाते हैं, फॉर एग्जांपल सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एम जो होता है, सॉरी सिग्मा एफ या फिर सिग्मा एम। और सर इंडिटरमिनेट वो होती है जिसमें सर हम स्टैटिकली की इक्वेशंस के बगैर उसको सॉल्व करते हैं। हाँ, यानी इक्विलिब्रियम की अगर लगा लें फिर स्टैटिकली है, ठीक है। और बीम किसे कहते हैं? 55 आपसे ही है। सर बीम वही चीज़ होती है जिसके ऊपर सर जो लोड है सर वो यूनिफॉर्मली सर अप्लाइड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाइड होगा। नहीं नहीं, लाजिम नहीं यूनिफॉर्मली हो। बीम जो है वो स्ट्रक्चरल मेंबर है, स्ट्रक्चरल मेंबर है लोडेड ट्रांसवर्सली। इसको लोड ट्रांसवर्सली एक्ट करे तो ये बीम है। इस पे अगर इस डायरेक्शन में लोड एक्ट कर रहा है ना तो वो क्या कहलाएगा? बीम कहलाएगा, ठीक है ना? ये लाजिम नहीं यूडीएल हो, पॉइंट लोड भी हो सकता है, पॉइंट लोड भी हो सकता है, यूडीएल भी हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब बीम की टाइप्स की बात की जाए, सॉरी पहले इस कंसेप्ट को मैं बता दूं फर्दर कि इनडिटरमिनेट बीम में क्या होगा। इनडिटरमिनेट बीम में बेसिकली होगा ये कि आपके पास जो है अननोन्स,
loading, unknown loadings are more than equation available, यानी इक्वेशन कम है, अननोन ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, आप स्टैटिकली या आम तरीके से फाइंड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने आपके मिड में ना एक क्वेश्चन दिया था, मैंने अपनी तरह से इजी बनाया था। उस क्वेश्चन में बेसिकली था क्या, उसमें ये था कि ये जो है ना ये फिक्स एंड था और यहाँ कोई ट्रायंगुलरली लोड एक्ट कर रहा था। ये भी यूडियल ही लोड होता है लेकिन ये वेरिंग लोड होता है। ठीक है, और यहाँ भी शायद कोई लोड था। तो एक जो पहले क्वेश्चन था प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें यहाँ एक स्पॉट थी लेकिन यहाँ फिर फिक्स नहीं थी, यहाँ भी सिंपल स्पॉट थी और यहाँ भी सिंपल स्पॉट थी। ठीक है, मैंने ये कहा कि यार स्टूडेंट्स को यहाँ रिएक्शन निकालने होंगे तो मैं इजी करता हूँ क्वेश्चन, मैं यहाँ रिएक्शन अप्लाई नहीं करता, जिसकी वजह से डायरेक्ट वो यहाँ से रेफरेंस लेंगे, सेक्शनिंग करेंगे और आप फाइंड कर लेंगे, रिएक्शन फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने ये किस लिए किया, मैंने इसलिए किया ये कि क्वेश्चन आसान हो जाए और मतलब स्टूडेंट्स इजीली सॉल्व कर लेंगे, टाइम थोड़ा होता है, हो जाएगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं कि यहाँ नहीं भी लगी ना स्पोर्ट, वो जबरदस्ती यहाँ स्पोर्ट लगा रहे हैं। मैं उन्हें ये कहता था अगर यहाँ आप स्पोर्ट लगाते हैं 3 रिएक्शन आएंगे, यहाँ कौन से 3 आएंगे, 55 आप भी बताएं। अगर ये x है ये y है तो बेटा मैंने क्या बताया था, 55 आपसे ही कैसे ना, एक रिएक्शन यानी ये स्पोर्ट हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, और x आ जाएगा, और y आ जाएगा, और y आ जाएगा सर, और एक मोमेंट आएगी सर, मोमेंट आएगा, मोमेंट। अगर इस पॉइंट का नाम a है लेट्स सपोज, तो ma रिएक्शन मोमेंट है, ये वाला ma रिएक्शन वाला मोमेंट है। अच्छा, बच्चों ने क्या किया, यहाँ भी एक स्पोर्ट लगा दी rb। अब कितने अननोन हो गए, 1 2 3 4, कितने अननोन हो गए, 4। इक्वेशन हमारे पास क्या अवेलेबल होती है 2D केस में, सिग्मा fx इक्वल टू 0, सिग्मा fy इक्वल टू 0 और सिग्मा m एट एनी पॉइंट बट अबाउट z एक्सिस इज 0। तो कितनी इक्वेशन हमारे पास हैं, 3। अननोन कितने हो गए हैं, 4। तो ये आप स्टैटिकली डिटर्मिनेट नहीं कर सकते। स्टैटिकली वो कहते हैं नहीं सर ये वो सॉल्व कर रहे हैं, मैं उन्हें कहता कि बेटा ये तो सॉल्व ही नहीं है, वो वैसे उन्होंने पता नहीं क्या बड़ा वैसे डिसपॉइंटिंग उनका रिस्पॉन्स था स्टूडेंट्स का। तो बेसिकली ये मसला जो था ये हम एड्रेस करना चाह रहे हैं यार, वो अब एड्रेस होगा कि अगर एक स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय द नॉलेज ऑफ मैकेनिज्म मटेरियल 2। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली अगर यहाँ भी रिएक्शन हो तो फिर ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम है। अवेलेबल इक्वेशन कितनी है, 55 आप बताइएगा। सर 3 होगी, 3। और लोडिंग कितनी है, अननोन लोडिंग या रिएक्शन, सर अननोन भी सर 3 है, नहीं 1 2 3 और 1 4, एक नहीं 4 होंगी सर, आरबी भी है। अगर यहाँ भी अगर स्पोर्ट है ना 4 हो जाएंगे, जिसको Yes, यहाँ sir. स्पोर्ट है तो फिर ये क्या हो जाएगा, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। और अगर यहाँ लोड ना होता, जैसे कि मैंने आपको पिछले सेमेस्टर के फाइनल में एक क्वेश्चन दिया था और तो फिर वो फाइंड हो सकता था, तो वो MM1 लेवल का ही क्वेश्चन दिया था मैंने उस वक्त जो दिया था। तो अब पता नहीं आपने सॉल्व कर लिया था या नहीं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स यानी समझने कोई 80% स्टूडेंट जो है ना उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी करना क्या है। तो बहरहाल अच्छा स्टूडेंट्स इसमें, अच्छा ये चीज़ बताने के बाद अब हम आगे ज़रा चलते हैं, वो ये है कि अगर इस तरह हो, हॉरिजॉन्टली है एक मेंबर और उस पे आप ये वो कर रहे हैं, इसे कहते हैं टाई। ठीक है, और अगर वर्टिकल हो और फिर यहाँ कंप्रेसिव लोडिंग एक्ट कर रही हो, लोडिंग कौन सी है, कंप्रेसिव, इसको क्या कहते हैं, कॉलम। क्या कहते हैं इसको, कॉलम। ठीक हो गया। कॉलम में क्या होता है, अगर आप इस तरह लोड करेंगे तो ये एक खास शेप में डिफॉर्म होती है।
ये डिफॉर्म ऐसे हो जाता है। ये इस तरह जो अपनी एक्सियल एक्सिस से इस तरह साइड वे में डिफ्लेक्ट हो गया, यानी इसकी वैसे देखी जाए तो एक्सियल एक्सिस तो ये थी ना, इससे ये इस वे में जो डिफॉर्म हुआ, ये जो डिफ्लेक्शन हुई है इसे कहते हैं बकलिंग। क्या कहते हैं इसको? बकलिंग। रोल नंबर 10 है। अब इसी के अपोजिट कैसे होगा? उस पर क्या था? टेंसाइल। अगर कंप्रेसिव लग रही हो और हो हॉरिजॉन्टल तो उसे कहते हैं स्ट्रट। क्या कहते हैं उसको? स्ट्रट। और अगर एक शैफ्ट है उस पर हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी सर, क्या कहते हैं स्टर्ट? STRUT, स्ट्रट। ओके सर, थैंक यू। ये टी है। ये क्या है? ये बेसिकली शैफ्ट है, शैफ्ट ट्रांसमिटिंग टॉर्क। ठीक हो गया? टाई, स्ट्रट। ये क्या है? कॉलम। जो आप ये देखते हैं पिलर, या हम इसमें कॉलम दे देते हैं बिल्डिंग के दरमियान में, तो वो बेसिकली कॉलम ही होता है। उस पर लोड एक्ट कर रहा है, छत का लोड एक्ट करता है, तो वो कॉलम होता है। और उसमें अगर एक ख़ास ये डाया टू लेंथ रेशियो ख़ास रखी जाती है, अगर उससे कम अगर हो जाए तो फिर बकलिंग का फिनोमिना हो सकता है। अच्छा, मैंने ये बीम शो की थी। अगर यहाँ सपोर्ट हो फिर ये कौन सी बीम कहलाती है? यानी अगर मैं इसको दोबारा बना दूं, मैंने उससे पहले ये बता दी, ये बीम कौन सी है? जी बेटा। सर कैंटिलीवर बीम सर। बिल्कुल सही, कैंटिलीवर है। कैंटिलीवर का एक एंड फिक्स होता है, फिक्स एंड, और एक एंड फ्री होता है। ठीक है? लेकिन सर अगर जी, जी जी बेटा पूछें। सर इसको फिक्स 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 भी कह सकते हैं ना इसको, फिक्स सपोर्ट। कैंटिलीवर का है या फिक्स सपोर्ट का है, को बुरा तो नहीं है ना सर? ना ना, फिक्स और चीज़ है। फिक्स बेटा, फिक्स में दोनों साइड्स फिक्स होती हैं। फिक्स ये होती है, कैंटिलीवर को कैंटिलीवर ही कहेंगे, इसके अलावा कोई नाम नहीं है। इस एंड को, इस साइड को फिक्स साइड कहते हैं, फिक्स एंड कह देते हैं। इस एंड को फ्री एंड कह देते हैं, लेकिन इस बीम को कैंटिलीवर बीम ही कहेंगे। ये वाली बीम जो ओके। है, ये वाली बीम फिक्स्ड बीम है। फिक्स्ड बीम का एक और नाम बिल्ट इन बीम भी होता है। अच्छा बेटा, अगर एक साइड ये हो और दूसरी साइड जो है वो रोलर सपोर्टेड हो, इस बीम को कहते हैं प्रॉप्ड बीम। प्रॉप्ड बीम। ये दोनों बीम जो हैं ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम हैं। ये दोनों स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम हैं। ठीक हो गया? यानी इक्वेशंस अवेलेबल कम है, अननोन लोडिंग ज्यादा है। अच्छा, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स की बात कर ली जाए। टाइप ऑफ स्पोर्ट्स में क्या जाता है? टीम स्पोर्ट, मिक्स स्पोर्ट, रोलर स्पोर्ट।
पिन स्पॉट में लीनियर मोशन नहीं होती। ठीक है, तो रिएक्शन इसमें आएंगे, लीनियर रिएक्शन आएंगे। फिक्स, अच्छा, पिन स्पॉट में रोटेशन हो सकती है, रोटेशन हो सकती है। पिन स्पॉट की अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा कि जो हमारे यूनिवर्सिटी में जिस वक्त आप आते हैं शुरू में एक बैरियर होता है, उसमें वो जैसे उठाते हैं बैरियर तो वो एक खास स्पॉट के अबाउट रोटेट करके ऊपर चला जाता है और गाड़ी या आप जो है वो उसमें से गुजर सकते हैं ऐसे। और अगर वो उसको नीचे लेके आते हैं रस्सी से खींच के, तो वो एक पिन के अबाउट जो है ना रोटेट करते हुए नीचे आ जाता है, तो वो बेसिकली पिन स्पॉट है। ये यूनिवर्सिटी के जो रोटेटिंग बैरियर होता है ना उसकी बात कर रहा हूँ। फिक्स स्पॉट अगर बिल्कुल फिक्स हो जाए, एक चीज आपने बिल्कुल वेल्ड कर दी, फिक्स स्पॉट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, नो लीनियर मोशन प्लस नो रोटेशन मोशन, रोटरी मोशन। रोलर में नो रोटेशन, इसका मतलब वो रोलर में रोटेशन नहीं होगी। अगर मेरे पास एक बीम है जो कि इस तरह है, एक लोड एक्ट कर रहा है P, तो इसे क्या कहेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर मेरे पास बीम इस तरह है, सिंपली सपोर्टेड ही बीम है, लेकिन इसमें अगर मैं एक सपोर्ट और लगा देता हूं, यहां मैं एक और सपोर्ट लगा देता हूं, तो अब ये सिंपली सपोर्टेड की बजाय कॉन्टिन्यूस बीम बन जाएगी, कॉन्टिन्यूस बीम। ठीक है, जिसमें कम से कम एक सपोर्ट जो है वो रिडंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली सपोर्ट जो है, this support will be called as redundant support। redundant का मतलब होता है फालतू, उर्दू में फालतू सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट, तो इसे रिडंडेंट सपोर्ट, लेकिन इसका टिपिकल वर्ड जो है वो रिडंडेंट सपोर्ट है। तो एग्जाम में मैं चाहूंगा आप लिखें रिडंडेंट सपोर्ट, ये समझाने के लिए बाकी वर्ड हैं। बाकी अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम इस तरह एक्सटेंड कर जाए, एक लोडिंग यहाँ है एक यहाँ है, इसे कहेंगे ओवरहैंगिंग बीम। बीम को समझाने के बाद अब जरा हम जो है ना वो उस पे आ जाते हैं। एक डेरिवेशन है, इस पे आ जाते हैं। अगर मेरे पास एक एक्सिस इस तरह है स्ट्रेट, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये बीम जो है ये इस तरह डिफ्लेक्ट हो जाती है, डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ बीम इस तरह है। एक्स जो है वो ऐसे हम लेते हैं, तो क्योंकि डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ होती है तो हम यहाँ कन्वेंशन ये यूज करते हैं, y इज
measured positive in downward direction। डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ हम पॉजिटिव ले रहे हैं, जो अब डेरिवेशन हम करने लगे हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होती है। अगर मेरे पास एक बीम है इस तरह डिफ्लेक्टेड हो गई है, अब ये जो डिफ्लेक्शन है ये किसी ना किसी सर्कल का एक पार्ट होगी। लेट्स सपोज वो सर्कल जो है उसका सेंटर ये है, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। टी टी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा बेटा, एक स्पेलिंग ये होते हैं सेंटर के। अगर आप यूके की इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं तो ये होते हैं स्पेलिंग सेंटर के, और अगर आप यूएस की इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं तो सेंटर के स्पेलिंग ये होते हैं। तो आप जो मर्जी यूज करें, मुझे इससे मसला नहीं है। ये एक छोटा सा पार्ट है, यहाँ ये जो एंगल बना है ये डी थीटा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका ये है, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मेरा ये ख्याल है आपने थॉमस फिनी की बुक में पढ़ा होगा, कर्वेचर जो इक्वल होता है कप्पा, शायद उधर लिखते हैं उसको, वो 1/r के इक्वल होता है, और ये इक्वल होता है d स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस dy और dx का स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2 होती है। ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, दिस इज वेरी स्मॉल। तो निग्लिजिबल है, इसको निगलेक्ट कर देंगे हम। अगर हम इसको निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास 1/r इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर आ जाता है। ठीक है ना, सिंपल ये इसकी इक्वल आ गया। इसको आप कहते हैं आई इक्वेशंस। फर्दर ये कि अगर ये वाला जो है, ये वाला, ये क्योंकि स्मॉल है तो इसको जो स्ट्रेट है और जो कर्व वाला है ये तकरीबन dx है, तो हमने एक रूल पढ़ा हुआ है L इज इक्वल टू आर थीटा, उसके मुताबिक यहाँ से dx इज इक्वल टू आ जाएगा r d थीटा के इक्वल। ठीक हो गया? ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ dx इज इक्वल टू r d थीटा। यहाँ से अगर मैं 1/r लूँ तो ये dx इधर ले जाऊं तो 1/r यहाँ से मेरे पास इक्वल किसके आ गया? d थीटा और dx के। ठीक है ना? और थीटा क्या होता है? थीटा बेसिकली जो है वो है स्लोप। थीटा क्या है? स्लोप। और ये फर्दर इक्वल होता है, डिफ्लेक्शन के साथ इसका रिलेशन आता है dx और dy और dx। अगर ये फर्दर मैं यहाँ पुट कर दूं, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, d और dx इंटू dy और dx आ जाएगा, तो हमारे पास 1/r किसके इक्वल आ जाता है? d स्क्वायर y और dx स्क्वायर। तो इस तरीके से भी हम वहीं पहुंचे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के थ्रू पहुंचे थे। अब फर्दर हमें ये पता है बेंडिंग इक्वेशन से, अगर यहाँ इक्वेशन सिंगुलर कर दूं तो सेज आ जाएगा यहाँ। ठीक है, वो ये कहती है सिग्मा और बाई इज इक्वल टू m ओवर i इज इक्वल टू e ओवर r। ये हमने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 1 में पढ़ा हुआ है।
इस y को इस डिफ्लेक्शन से कंफ्यूज होने से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको c कर देता हूँ। और c है क्या? c बेसिकली जी ये है नॉर्मल स्ट्रेस। c जो है ये न्यूट्रल फाइबर से है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल फाइबर एंड आउटर मोस्ट फाइबर हो तो ये मैक्सिमम वाली वैल्यूज आ जाएंगी। तो प्रीसाइजली अगर लिखना हो मैंने तो c बेसिकली क्या है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल फाइबर एंड फाइबर एट कंसिडरेशन। अब वो कंसिडरेशन अगर आप आउटर मोस्ट की कर रहे हैं तो यहाँ ये कैपिटल R यानी मैक्सिमम R आ जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारी बीम है, ठीक है ना, बीम है, बीम में होता क्या है, बीम में होता ये है कि एक सेंट्रल एक्सिस होती है, लेकिन अगर ये डिफ्लेक्ट कर जाए बीम, फर्स्ट करें ये डिफ्लेक्ट करके इस तरह हो जाती है इसकी शेप। अब ये वाली एक्सिस जो है, ये वाली एक्सिस ये भी इस तरह हो जाएगी। ये वाली जो एक्सिस है ये है जो सेंट्रल एक्सिस है, ये है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस वो होती है जिस पे स्ट्रेस जीरो होती है। स्ट्रेस इज जीरो एट न्यूट्रल। एक्सक्यूज मी सर, कौन सी वाली पे होती है, काइंडली दोबारा बताएंगे? बेटा दोबारा पूछें क्वेश्चन। स्ट्रेस कौन सी पे जीरो होती है सर? न्यूट्रल कौन सी होती है? बेटा ये जो डॉटेड मैंने होती है ना, ये जहाँ कर्सर है मेरा, ये वाली। सर कर्सर शो नहीं हो रहा सर। ये जो आपने बैंड शिप नहीं है ना सर, दरम्यान में जो आप रेड वाली लगाई है सर, लाइन जो स्ट्रेट जा रही है, या फिर वो दूसरी पिंक वाली जो आपने बैंड लगाई है? जो मैंने रेड वाली लगाई है जिसको वो शुरू की हालत में थी, स्ट्रेट से पहले, स्ट्रेस एक्ट करने से पहले, तो उस वक्त भी वो जीरो थी, बल्कि उस वक्त तो बीम पे स्ट्रेस थी नहीं। बाकी वीडियो में जब मैंने बनाई है तो वीडियो में जो डॉटेड है ना वो वाली न्यूट्रल एक्सिस है। जी ठीक सर, थैंक यू। अच्छा, इसमें होगा ये कि जो ये वाला है, यानी अगर ये मैं अगर थोड़ा सा प्रीसाइजली बनाऊं, इसको मजीद प्रीसाइजली बनाऊं, ये बड़ा अहम टॉपिक है, इसको मैं अगर मजीद प्रीसाइजली बनाऊं तो बेसिकली होता ये इस तरह है। ये आ गया आपकी न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस से जो ऊपर वाला ये है न्यूट्रल एक्सिस, NA कहते हैं इसको, NA न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला जो है ये हो जाएगा कंप्रेशन में, ठीक है ना, ये कंप्रेस होगा, यानी आप इसमें अगर फील करें तो ये कंप्रेस होगा। और नीचे वाला जो है ये टेंशन में होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इस न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ आउटर मोस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। मैं जस्ट ये बताना चाह रहा था कि डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये C है। इस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो C है। अगर हम आउटर मोस्ट फाइबर को अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं, आउटर मोस्ट फाइबर ये वाला था, न्यूट्रल फाइबर ये है, तो यहाँ C जो है वो है। वैसे हमने सिग्मा और Y पढ़ा था, इसकी जगह Y ही इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ डिफ्लेक्शन के लिए Y यूज़ किया है, इसलिए मैंने यहाँ चेंज किया है। ये देखें, ये देखें, ये डिफ्लेक्शन के लिए मैंने Y यूज़ कर लिया है। Y क्या है? Y डिफ्लेक्शन है। Y डिफ्लेक्शन के लिए इस्तेमाल कर लिया, इसलिए मैंने C यहाँ यूज़ किया है। अच्छा, फर्दर ये मैं बताने लगा था कि जिस वक्त ये इस कंडीशन में होता है इस तरह, तो ये पॉजिटिव होता है, इसे कहते हैं सैगिंग। और अगर ये इस तरह हो, ये नेगेटिव होता है, इसे कहते हैं हॉगिंग। अच्छा, इसमें फर्दर एक ब्रीक पॉइंट है, वो ये है कि आप इसका अगर क्रॉस सेक्शन यहाँ देखें, उसके थ्रू जब बनाएंगे तो ये आगे एक जगह यूज होगा। चलो मैं दोबारा इसको बना लूंगा, अभी हम जिक्र नहीं करते। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कि C क्या चीज़ है, इसको एक्सप्लेन किया है इस डायग्राम से। सिग्मा क्या है? स्ट्रेस नॉर्मल ऑफ कोर्स। M क्या है? बेंडिंग मोमेंट, जिसकी वजह से बेंड हो रही है इस तरह। I क्या है? सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। E क्या है? यंग्स मॉडुलस। R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ठीक हो गया। सर आई क्या चीज है? आर बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये, देखिए रेडियस आई ऑफ, सर मैं आई के बारे में पूछ रहा हूँ। आई बेटा याद नहीं, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। इसकी यूनिट ना नॉर्मली mm4 या इंच 4 होता है, ठीक है। इसको कहते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। अच्छा एक और चीज होती है, उसको कहते हैं सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस। वो आई और सी होता है और इसको जी के इक्वल कह देते हैं। इसके यूनिट फिर क्या हो जाएंगे, mm की पावर 3 या इंच की पावर 3, सॉरी 3। तो सेक्शन मॉडुलस ये वैसे जिसको मैं मैकेनिक्स मटेरियल 3 पढ़ाता था 2014-15 सेशन को, वहां यूज होता था ये वाला, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, ये कंप्लीट हो गई डिस्क्रिप्शन। ये क्वेश्चन को क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को बेंडिंग इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, बेंडिंग इक्वेशन। और ये हमने मटेरियल 1 में की हुई है। अच्छा जिस वक्त ये आया, अगर हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन में से अगर मैं इतना इतना पार्ट ले लूं, इतना इतना पार्ट लूं, इतना, तो क्या बन जाएगा, m ओवर आई इज इक्वल टू ई ओवर आर। और यहां से 1 ओवर आर अगर मैं देखूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, m ओवर ई आई के इक्वल आ जाएगा। 1 ओवर आर किसके इक्वल आ गया, m ओवर ई आई के। लेकिन क्योंकि यहाँ की हमने डाउनवर्ड लिया है पॉजिटिव, पिछले केस में हमने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया है और यहाँ अपवर्ड पॉजिटिव था, इस इक्वेशन ड्राइव करते हुए अपवर्ड पॉजिटिव था। तो इस डिस्क्रिपेंसी को मीट करने के लिए हम यहाँ माइनस लिख देते हैं। मैं ये y माइनस नोट माइनस इज एडेड इन द इक्वेशन इन दी इक्वेशन नंबर, इसको 1 क्या है, इसको 2 कहते हैं, इक्वेशन 2। इन दी इक्वेशन 2 क्यों ऐड किया है मैंने, एज y इज टेकन पॉजिटिव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। शुरू में हमने बात की थी डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड हमने पॉजिटिव ली थी, इस वजह से हमने यहाँ माइनस लिखा है। वैसे देखा जाए तो इसमें माइनस नहीं आता, ये सिंपल रीअरेंज किया, लेकिन इस चीज को ये नोट करके मैंने लिख दिया है, तो आप भी डेरिवेशन में ऐसे लिख दीजिएगा। अच्छा ये जो आए क्वेश्चन नंबर 1 कौन सी थी, ये वाली, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है। बस ये कि चाहे आप इस मेथड से निकालें चाहे रेडियस कर्वेचर निकालें, इक्वेशन नंबर 1 ये है। अब 1 और 2 को आपस में कंपेयर किया जाए तो क्या बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बनेगा, 1 ओवर आर है दोनों तरफ, लेकिन इसमें क्या है, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, वो बेसिकली इक्वल इसके आ जाएगा माइनस एम ओवर ई आई के। इस इक्वेशन को हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर, वो रोमन 1 था, ये वैसे अरेबिक 1 आ गया। तो यहां से अगर मैं m निकालूं तो बेसिकली m किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ई आई m, ये माइनस उधर चला गया, ई आई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहाँ y क्या चीज है, y क्या है बेटा, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, और x क्या है, x है स्पैन ऑफ बीम फ्रॉम रेफरेंस। और नॉर्मली रेफरेंस हम क्या लेते हैं, नॉर्मली रेफरेंस इज टेकन एट लेफ्ट साइड ऑफ बीम। ठीक हो गया।
अच्छा जी, अब क्या है, हमने यहाँ से निकालना है जी स्लोप। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास है, हमने निकालनी है स्लोप। इस इक्वेशन को अगर हम, स्लोप होती क्या है, डी वाई और डी एक्स होती है, ये हमें पता है। ठीक है, डी वाई और डी एक्स जो है ये स्लोप होती है। बेसिकली बेटा ये ना tan थीटा होता है, और क्योंकि रिफ्लेक्शन स्मॉल थी इस वजह से मतलब एंगल स्मॉल होता है, वहाँ स्लोप स्मॉल होती है, इस वजह से जो ना tan डी वाई और डी एक्स सिंपल आ गया। वैसे tan थीटा होता है। अच्छा, तो स्लोप या डिफ्लेक्शन, तो स्लोप या थीटा जो है वो इक्वल किसके है, डी वाई और डी एक्स। अगर मैं यहाँ ये पुट करना चाहूँ, मतलब ये इक्वेशन मेरे पास कहीं से आई हो और ये मैं निकालना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूँगा। अगर मैं इसकी इंटीग्रेट करता हूँ तो फिर मेरे पास क्या आ जाती है वैल्यू, स्लोप इक्वेशन नंबर 2 होगी। अगर मैं फर्दर इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो ये है स्लोप के लिए, एक दफा इंटीग्रेट करें स्लोप आ जाती है, दोबारा इंटीग्रेट करें अगेन इंटीग्रेटिंग, दोबारा मैं इंटीग्रेट कर दूं तो फिर क्या आ जाती है, डिफ्लेक्शन। क्या आ जाती है फिर, डिफ्लेक्शन। ये सिंपल मैंने क्या किया, इंटीग्रेट दोबारा कर दिया, ये क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रेट। सर ये बताइएगा हम सर पूछिए सर ये बताइएगा सर हमें कि सर हम बार बार इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं? बेटा, हमने अब जो करना है ना, हमने जो करना है अब, ये स्लोप एंड इंटीग्रेशन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम फाइंड करना है हमने। बेसिकल मेन टॉपिक हमारा शुरू होना है मिड के बाद। जो मेन टॉपिक है वो बीम की डिफ्लेक्शन एंड स्लोप निकालना है। और ये क्यों निकालते हैं, फर्ज करो आपने छत ऐसी जगह रखी है, मशीन का कंपोनेंट ऐसी जगह बना हुआ है जहां वो फर्ज करो 0.4 इंच तक डिफ्लेक्ट करे तो मसला नहीं है, लेकिन 0.5 इंच करे तो फिर वो नीचे वाले कंपोनेंट के साथ टच होता है या कोई और मसला होता है, तो वो हम अलाउ नहीं कर सकते, उस वजह से सारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो उसको डिजाइन करने से पहले, यानी सॉरी फैब्रिकेट करने से पहले आप डिजाइनिंग फेज में क्या करोगे, डिफ्लेक्शन निकालोगे उस पर। वो डिफ्लेक्शन कैसे निकालोगे, उसको एक बीम कंसीडर करोगे और फिर ये जो 5 मेथड हम पढ़ेंगे अभी उनके थ्रू निकालोगे। तो मैंने मतलब आपकी क्वेश्चन को प्रैक्टिकल से भी रिलेट कर दिया और ये बता दिया हमारा मेन टॉपिक जो है वो स्लोप एंड बीम फाइंड करना। तो ये वाली इक्वेशन कहाँ से आई, ये डेरिवेशन है। इसकी बेस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के थ्रू और बेंडिंग इक्वेशन के, इन दोनों का आपस में आप वो करें, कंपेयर करें, तो फिर आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 बनती है। इस इक्वेशन को अगर आप एक दफा इंटीग्रेट करें स्लोप आ जाता है, दूसरी दफा इंटीग्रेट कर दें तो रिफ्लेक्शन आ जाता है। लेकिन इसमें साथ साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आते हैं। अब हम आ जाते हैं जी सिंपल केस में। जब मैं इधर लिख देता हूँ, वेयर C1 एंड C2 आर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या हमें ये पता है इस वक्त, which can be evaluated evaluated by boundary conditions। अब बाउंड्री कंडीशंस इस केस में कौन सी हैं, इस केस में बाउंड्री कंडीशन है नॉन कंडीशंस ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस at certain points
और वो सर्टेन पॉइंट यूजुअली किस पे होते हैं, स्पोर्स पे। अच्छा, अब आगे हमें पता है, ये मतलब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आपने, चलो चेंज कर दूं जरा जी, आपको मैं बता रहा हूँ फॉर सिंपल स्पोर्ट, जहां सिंपल स्पोर्ट होगी वहां डिफ्लेक्शन भी जीरो होगी, मोमेंट भी जीरो होगा, लेकिन स्लोप जीरो नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, स्लोप स्लोप भी exist। जहां जहां सिंपल स्पोर्ट होगी वहां जहां ये चीज होगी, लेकिन अगर फिक्स स्पोर्ट हो तो ये दो भी जीरो होंगे और ये भी जीरो हो जाएगा। y0 m0 और डिफ्लेक्शन भी जीरो होगी जहां जहां फिक्स स्पोर्ट होगी। अच्छा, ये याद रखें कि ये जो इक्वेशंस आई है ना बच्चे, ये वाली जैसे इक्वेशन है, इसमें आपके पास ई आई तो कांस्टेंट होता है, ई है यंग मॉडुलस, आई है वो भी अगर एक शेप आपने डिसाइड कर ली कि रेक्टेंगल है या जो भी शेप या सर्कुलर है या ट्रायंगल है, जो भी शेप है उसका आई कांस्टेंट होगा फॉर अ पर्टिकुलर। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों ई आई जो दोनों मिलके बने होते हैं ये कांस्टेंट होंगे, और इसको फ्लक्सुरल कांस्टेंट कहते हैं। ई आई है, ई क्या है, यंग मॉडुलस, क्या है, सेकेंड मोमेंट एरिया। इनका प्रोडक्ट जो होता है ई आई, लिखा हुआ इसे कहते हैं फ्लक्सुरल सर आवाज कट रही है आपकी। रिजिडिटी। बेटा पीछे आंधी आ रही है, इस वजह से कट रही है। ये जो लिखा हुआ ये तो समझ आ रहा है ना, ये ई आई जो है ये है फ्लक्सुरल रिजिडिटी, और ये भी कांस्टेंट होता है फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल एंड क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन आपने चूज कर लिया, उसका ई आपको पता है, तो ई आई। अब इसमें अगर मैं पीछे लेके जाता था यहाँ जी, हाँ इंटीग्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेशन करनी है, ई आई तो हो गया कांस्टेंट, एम जो है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स होना चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए। एक्स क्या है, वो स्पैन लेंथ है बीम की। बीम अगर इस तरह है, बीम अगर इस तरह है, इस डायरेक्शन में बीम है, तो यहाँ लेफ्ट साइड हमारा रेफरेंस है, यहाँ से इस तरफ जैसे जैसे जाते जाएंगे ये एक्स है, ये एक्स जो है ये अलोंग द लेंथ ऑफ बीम है, इसे कहते हैं स्पैन लेंथ। ठीक हो गया। अब इस सारी डिस्कशन का मफहूम ये हुआ m शुड बी इन टर्म्स ऑफ, मफहूम ये हुआ m शुड बी इन टर्म्स ऑफ x बिफोर इंटीग्रेटिंग। ये एक बहुत बड़ा अहम पॉइंट है, आप याद रखिएगा। अब हम लेते हैं पहला केस। अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, लोडेड फिफ्टी फाइव पॉइंट
जी 55 आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि लोड क्या होता है? जो कंसंट्रेटेड लोड हो उसे पॉइंट लोड कहते हैं, जैसे कि पी पॉइंट लोड है। लेट्स सपोज यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है, दिस लेंथ इज l/2 एंड दिस इज आल्सो l/2। इसका मतलब ये है कि जो ये वेट एक्ट कर रहा है, या सॉरी जो फोर्स एक्ट कर रही है P, दैट इज एट मिड। इस पॉइंट को A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं। क्या करेंगे अब? सबसे पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम। रिएक्शन फाइंड करेंगे। यहाँ रिएक्शन RA आएगा, यहाँ रिएक्शन RB आएगा, एक ये सेक्शन आ जाएगा XX सेक्शन, या चलें इसको 1-1 सेक्शन नाम दे देते हैं। मैकेनिक्स मटेरियल 1 कुछ याद आ रही है? हमने किया था कुछ इस तरह। यस सर, यस सर। ये 1-1 है, ये 2-2 है, सेक्शन 2-2। और यहाँ से यहाँ जो हमारी ये X है, वेरी कर रहा है, ये भी X है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे जी? सबसे पहले हम इसके अननोन रिएक्शन निकालेंगे, क्योंकि RA मुझे नहीं पता, RB नहीं पता, मैं नहीं प्रोसीड कर सकता। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन अप्लाई करता हूँ। अगर मेरे पास x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, देखो पहले बेटा मैंने ये बनाया है, इसके बाद मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। ये क्या कहता है? ये कहता है RA प्लस RB। ये बेटा इस इक्वेशन में मैं जरा ना इसको यहाँ लिखने की बजाय ना, तो मैं इस डायग्राम के साथ लिखता हूँ। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है RA प्लस RB माइनस P इज इक्वल टू 0, यानी RA प्लस RB इज इक्वल टू P। ये आ गई एक इक्वेशन। दूसरा मैं क्या करता हूँ, मैं इस पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या है? A पॉइंट। इस पॉइंट पे मैं क्या करता हूँ, समीशन ऑफ ऑल मोमेंट एट पॉइंट A शुड बी 0। ये क्या है बेटा? ये कौन सी इक्वेशन है? ये वाली सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एम ए। 55 आप बताएंगे क्या है ये? इन इक्वेशन का नाम क्या है? सर ये थर्ड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। ये इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने इस पे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई किया, एक ये आ गई। जब हम ए पे करते हैं अप्लाई और काउंटर क्लॉकवाइज मैंने पॉजिटिव लिया, RB इंटू क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ RB इंटू L आ जाएगा। और ये किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। देखो ना, ये इस तरह एक्ट करेगा, तो इसलिए काउंटर क्लॉकवाइज या पॉजिटिव रहेगा। माइनस P इंटू L/2, ये इस डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस हुआ। R उसमें पास कर रहा है, इस वजह से नहीं होगा। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये आ जाता है L कैंसिल हो जाएगा, RB इज इक्वल टू माइनस P/2 इज इक्वल टू 0। तो RB की वैल्यू क्या आ गई? P/2। इसको उठा के मैं पुट कर दूं यहाँ ऊपर इक्वेशन में। इस इक्वेशन अगर मैं पुट करता हूँ तो ये RA प्लस, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन में यहाँ पुट कर रहा हूँ। ये इस इक्वेशन में यहाँ लेके आ रहा हूँ। RA RB की जगह P/2 इज इक्वल टू P, ये यहाँ जाके RA इज इक्वल टू P माइनस P/2। बेसिकली क्या बन जाएगा? RA क्या आ जाएगा? P/2। अब मुझे रिएक्शन पता चल गए हैं। जब मुझे रिएक्शन पता चल गए तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेक्शन ले लेता हूँ, सेक्शन 1-1। जी बेटा सेक्शन 1 कहाँ तक था? ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट। इसमें क्या आ जाएगा? ये तो 1-1 आ गया। और यहाँ RA की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? P/2 लिख सकता हूँ बेटा। यस सर। और ये डिस्टेंस कितना है?
आर्बिट्रेरी डिस्टेंस है x और x वेरी करेगा फ्रॉम 0 से L/2 तक। ठीक हो गया। अब जहां ये रिएक्शन है वहां क्या होगा, एक मोमेंट एक्ट करेगा m, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ m होती है बेंडिंग मोमेंट की, और ये v एक्ट करेगा। v क्या है बेटा, v क्या है? शेयर फोर्स। और ये हमें पता है शेयर फोर्स, और ये पॉजिटिव, और m क्या है? बेंडिंग मोमेंट। बोथ आर पॉजिटिव एज टेकन। अगर इन दोनों को मैं इक्वेट करूं तो मेरे पास अगेन मैं क्या अप्लाई करता हूं, x है, ये y है, सिग्मा एफ वाई अगर मैं 0 अप्लाई करूं तो यहाँ v किसके इक्वल आता है, v p/2 माइनस v इज इक्वल टू 0 आता है। तो v किसके इक्वल आ जाएगा, p/2 के इक्वल। ठीक है। और m अगर निकालना है मैंने, ये वाला m, तो मैं क्या करूंगा, समीशन ऑफ, ये पॉइंट a है, समीशन ऑफ मोमेंट एट सेक्शन 1 शुड बी 0। अच्छा, ये मैं इस पॉइंट पे भी ले सकता था, मैंने बस इसलिए लिया कि 20 में से पास कर जाएगा। अच्छा, जब मैं ये अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, एक तो m आ जाएगा, m जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव आएगा। 20 में से पास किया, ये वाला माइनस p/2 इंटू डिस्टेंस कितना है ये x, तो m क्या आ जाएगा, p/2 इंटू एक्स, ये आ गया m। बेटा मैंने यहाँ अगर गौर करें, एक मैंने सेंटेंस लिखा था यहाँ, ये क्या लिखा था, m शुड बी इन टर्म्स ऑफ x बिफोर इंटीग्रेटिंग। मैंने क्या कहा था कि बेंडिंग मोमेंट इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए इंटीग्रेट से पहले। वो मैंने क्या किया, मैंने ये किया सेक्शनिंग की, सेक्शनिंग करने के बाद जब बेंडिंग मोमेंट निकाला तो ये वाला बेंडिंग मोमेंट इन टर्म्स ऑफ x आ गया। आया या नहीं आया? यस सर। लेकिन ये है कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी इसमें, 0 से L/2। ये सेक्शन कौन सा था, 1 सेक्शन 1 की वजह से, सेक्शन 1 की वजह से इसकी लिमिट थी 0 से L/2। अब कौन सा सेक्शन लेंगे, 2 माशाल्लाह, मैंने ये ले लिया जी। अगेन यहाँ क्या होगा, v डाउनवर्ड एक्ट करेगा, m ये होगा, ठीक है। और ये RA को मैं लिख सकता हूँ p/2, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x। एक और फोर्स एक्ट कर रही होगी p, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिस्टेंस पे है, L/2। अगेन अब मैं क्या करता हूँ, मैंने करना क्या है, डायरेक्शन निकालने की तो जरूरत है नहीं। पिछली दफा मैंने v निकाला था, यानी आप ये देखें यहाँ मैंने v निकाला है, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं होना, हमें तो इंटरेस्टेड है सिर्फ m में। तो इस दफा हम ये वाला स्किप करके सिर्फ और सिर्फ m वाला कर लेते हैं। क्या करेंगे जी, समीशन ऑफ मूवमेंट एट सेक्शन 2 टेकिंग काउंटर क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव शुड बी 0। क्या होगा, m आ जाएगा, v इसमें से पास करेगा, ये वाला पॉजिटिव होगा, प्लस p इंटू डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है ना, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए। ये वाला डिस्टेंस क्या है, p का डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, क्योंकि हम मोमेंट ले रहे हैं इस पॉइंट पे, मोमेंट ले रहे हैं अबाउट दिस पॉइंट। तो p का यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, ये x माइनस L/2। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x माइनस L/2। समझ आया कुछ? यस सर। शुक्र है, समझ आ गया। अच्छा, फिर क्या है, फिर ये है काउंटर क्लॉक, सॉरी क्लॉकवाइज नेगेटिव आ जाएगा, और ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, p/2 इंटू एक्स। लेकिन यहाँ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, L/2 से L तक। अब क्या है, पहले सेक्शन में हम क्या करेंगे, मैं आपकी आसानी के लिए ना यहाँ लिख देता हूँ। इसमें हमने m निकाल चुके हैं, इसमें भी हम m निकाल चुके हैं। इसमें x की वैल्यू वेरी करेगी
0 से l/2 तक, इसमें x की वैल्यू वेरी करेगी l/2 से l तक। इसमें m था, पहले सेक्शन में m क्या निकल रहा था, px/2, px/2। इसमें m की क्या वैल्यू है, इसमें m की वैल्यू क्या है ये निकाल लेते हैं, अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यह आ जाएगा प्लस px माइनस pl/2 माइनस p/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये फुल है px है, सॉरी px, ये तो वैसे ही कांस्टेंट है ना pl/2, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का p यानी px और ये हाफ क्या बन जाएगा m माइनस pl/2। वैसे ही इन दोनों का अगर कंबाइन करें तो प्लस px/2 बन जाएगा, और ये जब इक्वेशन की दूसरी साइड जाएंगे तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव pl/2 माइनस px/2। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है p/2, अंदर क्या आ जाएगा l माइनस, तो दूसरे सेक्शन में p/2 इंटू l माइनस एक्स जो है ये आपकी वैल्यू आ गई m की। ये है पहले सेक्शन से, ये है दूसरे सेक्शन से। अभी तक मेरा हाल से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मुश्किल हो, कोई है ऐसी चीज़ जो मुश्किल हो नो सर, क्या? नो सर, कोई नहीं है सर। अच्छा, इट्स कोई ओके। नहीं। ओके, अब क्या करना है, अब हमने ये करना है जो पीछे मैंने डिराइव की थी इक्वेशन नंबर 1, रैबिक 1 वाली कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। इसमें m की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अब मैं ये वाली इक्वेशन अप्लाई करने लगा, ये इक्वेशन क्या इस तरह मैं लिख सकता हूँ, इक्वेशन क्या है माइनस ई आई डी स्केयर वाई और डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू क्या था m के। इसी तरह यहाँ भी ये इक्वेशन डेरिवेशन से आई है, ये दोनों के लिए वैलिड है। ये है सेक्शन कौन सा 1 ये मैं जरा हाईलाइट अगर करूं, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये है सेक्शन 1 और ये वाला सेक्शन है 2 अब रुमान इतना लेट ज्वाइन कर रहे हो? अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ m की जगह पुट करता हूँ px/2। अब क्या है, एक दफा इंटीग्रेट कर देता हूँ, क्या आ जाएगा माइनस ई आई डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू जी क्या आ जाएगा p/2 वैसे ही x²/2 प्लस c1। ये पता है ना आपको, इंटीग्रेशन x की इंटीग्रेशन x²/2 होती है। फिर दोबारा इंटीग्रेट कर दें, माइनस ई आई वाई इज इक्वल टू p/4 इंटू एक्स की पावर 3/3 प्लस c1 इंटू एक्स प्लस c2। ठीक हो गया, इसको a कह देते हैं इक्वेशन, इसको कह देते हैं b इक्वेशन। इसी तरह हम यहाँ करते हैं, यहाँ जब हम करते हैं तो माइनस ई आई डी स्केयर वाई और डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू p/2 इंटू एल माइनस एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दें, माइनस ई आई डी स्केयर वाई और डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी बेटा, ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, p/2 वैसे ही रहेगा, l के साथ एक x आ जाएगा माइनस x²/2 आ जाएगा प्लस c1 आ जाएगा। c1 की बजाय c3 कह दें क्योंकि c1 हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया सीधे, और इस इक्वेशन को कह देते हैं इक्वेशन नंबर c। फिर दोबारा इंटीग्रेट कर लें, दोबारा इंटीग्रेट करते हैं तो आ जाता है माइनस ई आई डी वाई और डी, और ये डी स्केयर नहीं आएगा, सिर्फ वाई आएगा। इंटीग्रेट हो गया ना, इंटीग्रेट होने के बाद माइनस ई आई वाई इज इक्वल टू p/2 कांस्टेंट है वैसे ही, ये क्या आ जाएगा l x²/2
माइनस एल बाई टू वैसे ही, और ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी थ्री इंटू सी थ्री एक्स प्लस सी फोर, और इसको क्या देते हैं इक्वेशन नंबर डी। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जिस वक्त आप, हमें ये पता है बेटा, ये देखिए पीछे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, जिस वक्त ये वाली सपोर्ट होगी सिंपल सपोर्ट, y जीरो होगा m जीरो होगा, लेकिन डिफ्लेक्शन जीरो नहीं होगी। ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, डिफ्लेक्शन जीरो होगी, सिंपल सपोर्ट है, इन स्लोप जीरो नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, ये यहाँ इस ए पॉइंट पे y जीरो हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ये बात, इस सिंपल सपोर्ट पे y जीरो है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे अब हम। सर इक्वेशन नंबर डी में देखें सर, ये क्वेश्चन जी, एक्स एल बाई टू नहीं आएगा सर, 1/2 आएगा ओनली। अच्छा ठीक है ठीक है, अब ये कह रहे हैं ये 1 आना चाहिए, सही कह रहे हैं आप, ठीक हो गया। सही हो गया। अच्छा बेटा, मैं ये बताने लगा था आपको कि एट पॉइंट ए सिंपल सपोर्ट है, और जब सिंपल सपोर्ट है वहां डिफ्लेक्शन जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जब x जीरो हो तो आप किस पॉइंट पे आ जाएंगे, a पे। व्हेन x इज इक्वल टू a देन y इज जीरो। इस इक्वेशन में अगर आप ये पुट करें, पुट इन b, इसमें अगर आप पुट करते हैं तो क्या होगा, जीरो इज इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा प्लस सी टू। यहाँ से मेरे पास सी टू की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। इस इक्वेशन में भी मैं अगर पुट करूं x अगर हो l के इक्वल, क्योंकि अब आप इस एंड पे जाएंगे, राइट वाले एंड पे, इस वाले एंड पे अगर आपने जाना है तो यहाँ से x की वैल्यू l के इक्वल हो तब होगा। जब x इक्वल टू l हो फिर वहां y जीरो होगी। क्यों, क्योंकि ये भी सिंपल सपोर्ट है, बाउंड्री कंडीशन एट सिंपल सपोर्ट। इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां मैं क्या पुट कर दूं, l। ये क्या बनेगा, p/2 वैसे ही, ये था l क्यूब बाई 2 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, l क्यूब बाई 6 प्लस c3 इंटू l प्लस c4। एक इक्वेशन तो आ गई है, ठीक है। इस इक्वेशन को लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ i। यहाँ से मैंने c2 निकाल लिया, लेकिन यहाँ से मैं दोबारा इसमें जब पुट करता हूँ तो c1 मुझे अभी चाहिए, और मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है स्लोप की, ठीक है। ये एट सिंपल सपोर्ट मुझे नहीं पता क्या है। यहाँ मुझे ये पता था कि जिस वक्त सिंपल सपोर्ट है x इक्वल टू l, वहाँ y क्या है ये मुझे पता है, पर स्लोप क्या है ये मुझे नहीं पता, थीटा का नहीं पता। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, हम लेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे जब यहाँ से जब x इज इक्वल टू l/2 हो, उस वक्त y जो आएगी वो चाहे आप इस साइड से निकाल लें और आप इस सेक्शन में से चाहे निकाल लें, क्योंकि इन दोनों सेक्शन का कॉन्टिन्यूटी है।
एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी इन दोनों को इक्वेट करने से। ठीक है बेटा, इसी तरह एक L/2 पे स्लोप भी तो होगी ना। हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितने थे, 1 2 3 4, कितने थे 4, उसमें से एक आपने निकाल लिया, बाकी कितने रह गए 3, बाकी कितने रह गए 3। मैंने एक जिसको मैंने जिसको ये वाली बाउंड्री कंडीशन लगाई तो मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई आई वाली। दूसरी इक्वेशन जो आएगी वो ये आएगी इस सेक्शन से और इस सेक्शन से एट मिड पॉइंट जिस पे लोड एक्ट कर रहा है जो कि कॉमन पॉइंट है, उससे हम यहाँ से डिफ्लेक्शन निकालें, यहाँ से निकालें, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, और स्लोप की इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। हमारे पास कितने अननोन है, 4 थे, उसमें से एक पता चल गया था, बाकी कितने रह गए थे 3, और ये इक्वेशन कितनी आ जाएंगी हमारे पास, जी बेटा बताएं कितनी आ जाएंगी। 3 सर। 3, तो ये फिर क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। अब यही काम मैं अब करने लगा हूँ, अब मैं खामोशी से यही काम करने लगा हूँ। पहले हम ये करते हैं, ये वाला y at x by 2, इस इक्वेशन में जब मैं पुट करता हूँ कलर चेंज इसलिए कर रहा हूँ कि मैं यही लिखने लगा हूँ, माइनस ई आई वाई इज इक्वल टू पी बाई 4 इंटू ये 12 करने बल्कि, ठीक है 4 की बजाय 12 कर रहे हैं इसको, p बाई 12 इंटू आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स की जगह मैंने क्या पुट करना है L/2, एक्स की जगह क्या पुट करना है L/2, तो L/2 का क्यूब क्या आ जाएगा L³ बाई 8 प्लस C1 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा L/2, और C2 क्या था 0, इसलिए C2 हम लिखेंगे नहीं यहाँ, ठीक है। एक तो इक्वेशन आ गई ये है y at L/2, ये है, यहाँ लिख भी देता हूँ y at x इज इक्वल टू L/2, लेकिन ये निकली है कौन से थे, लेफ्ट वाले 1 1 सेक्शन से। अब इस सेक्शन पे भी हम अप्लाई करते हैं यही चीज, ये आ जाएगा माइनस ई आई y at x इक्वल टू L/2 इज इक्वल टू p/2, वैसे ही यहाँ ये आ जाएगा L/2 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा L²/4, ठीक है एक्स का स्क्वायर था, माइनस आ जाएगा 1/2 इंटू 1/6 बल्कि कर लें 1/6 कर लें 1/6 इंटू आ जाएगा x³ है, x³ की जगह अगर हम लिखते हैं L/2 तो ये L3/8 आ जाएगा, प्लस C3 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा L/2 प्लस C4। इन दोनों इक्वेशन को मैं फर्दर क्रिएट करता हूँ, क्योंकि ये वाली साइड ये इक्वल है, बेसिकली ये वाली इक्वेशन जो है PL³ 1296 होता है, प्लस C1 L/2 इक्वल आ जाना चाहिए इसके, ये है p/2 इंटू L³ बाई 4×8 माइनस L³ और 8×48 प्लस C3 L/2 C4। एक इक्वेशन तो आ गई ये, ठीक है। इसको जरा अगर सिंप्लीफाई करें अच्छा, चलें एक इक्वेशन ये आ गई,
फिर एक और इक्वेशन आती है हमारे पास ये वाली, इस वक्त ये हमने किया था जिस वक्त y स्लोप में, एक इससे पीछे ये वाली है डिफ्लेक्शन वाली क्रिएट करनी है हमें, डिफ्लेक्शन वाली ये है। अब क्या यहाँ क्या पुट करना है, x इक्वल टू L/2, ये आ जाएगा माइनस EI, इस इक्वेशन का नाम मैंने दे दिया है नंबर 2। अब हम आगे चलने लगे हैं दूसरी इक्वेशन पे, वो है बेटा, वो है माइनस EI dy और dx, माइनस EI dy और dx, लेकिन ये है एट x इक्वल टू L/2 पे। चलो वैसे ही चलो लिख लेता हूँ एट, और ये इक्वल आ जाएगी जी बेटा, ये इक्वल आएगी यहाँ से P/4 इंटू एक्स स्क्वायर है P/4, वैसे ही एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा L²/4 प्लस C1, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा EI dy और dx माइनस EI dy और dx इज इक्वल टू, अगेन ये एट x इक्वल टू L/2 पे है। x की जगह क्या क्या पुट करेंगे हम, L/2 इन विच इक्वेशन, इन स्लोप इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन P/2 इंटू L इंटू P/2 L इंटू x की जगह आ जाएगा L/2 माइनस, ये देखें यहाँ क्या है, x²/2 1/2 बाहर आ गया, x² का मतलब L² और 4 यहाँ तक आ गया, ब्रैकेट 1 प्लस C3, यही है। अब इनको भी इक्वेट किया जा सकता है क्योंकि ये भी क्या है एट L/2, ये भी L/2 है, तो गेन एट कॉमन पॉइंट है, इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी की वजह से हम इक्वेट करते हैं कॉन्टिन्यूटी, इट्स मीन एट कॉमन पॉइंट। ये बात यहाँ भी थी पहले, यहाँ भी यही थी, कॉन्टिन्यूटी थी, यानी एट कॉमन पॉइंट था। अब इन दोनों को इक्वेट अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा PL² प्लस C1 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा P/2 इंटू L² माइनस L² प्लस C3। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। जी बेटा आप मुझे ये बताएं हमारे पास कितनी इक्वेशन है, 3, कौन कौन सी, पहले नंबर पे इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, ये देख रहे हैं स्मॉल आई पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे इक्वेशन, इसमें अननोन कौन कौन से हैं बात कर लेते हैं अभी। इसमें अननोन है C3 और C4। फिर दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन आएगी ये वाली, ये वाली, इसमें अननोन कौन सा है, C1 C3 एंड C4। उसमें था C3 C4, इसमें है C1 C3 C4, और ये है तीसरी इक्वेशन, इसमें कौन सा है C1 और C3। अब आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इस मेथड जिसको कहते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड, ये जो अभी हमने मेथड किया है इसका नाम है, थर्ड इक्वेशन में L²/2 आएगा या L²/4 आएगा? इसमें पूछ रहे हैं आप, जी ये सर, वाला पॉइंट, ये थर्ड इक्वेशन में सर, ये जो आपने ड्राइव किया था।
ये बेटा ये थर्ड इक्वेशन है ना, जी जी सर। इस पे 8 आएगा, 4 एल 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आएगा या 4 आएगा? बेटा ये क्या है, अच्छा ये वाला आप कह रहे हैं 2 है बेटा, ये 2 है, सॉरी ये 2 है, सही कह रहे हैं आप। अच्छा बेटा इस मेथड को क्या कहते हैं, डबल इंटीग्रेशन मेथड। अब इस मेथड का अगर हम खुलासा करें, जस्ट वी हैव डन, इस मेथड को क्या कहते हैं, डबल इंटीग्रेशन मेथड। अच्छा बेटा अब अगर आप गौर करें, अगर मेरे पास एक बीम थी सिंपली स्पॉटेड और उस पे एक लोड एक्ट कर रहा था P1, तो इसके कितने सेक्शन हुए थे, सेक्शन कितने बने थे बेटा, 2 सेकंड है। 2 सेक्शन, वन लोड, लोड 1 अगर हो, सेक्शन और अननोन, एक लोड एक्ट कर रहा था, सेक्शन कितने हुए 2, अननोन कितने बने टोटल 2, यहाँ से बने C1 और C2, यहाँ से कितने बने C3 और C4, टोटल कितने बन गए अननोन, अननोन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बेटा कितने बने थे वो, 2 ये और 2 ये, कितने बन गए थे 4। लेकिन अगर फर्ज करें यहाँ लोड एक और एक्ट कर रहा हो, अगर फर्ज करें लोड एक और एक्ट कर रहा है यहाँ, तो क्या होगा, एक और सेक्शन बन जाएगा। अगर लोड लग रहे हों 2, सेक्शन बनेंगे 3, अननोन कितने हो जाएंगे 6। इसी तरह अगर लोड लग जाए 3, सेक्शन हो जाए 4, अननोन कितने हो जाएंगे 8। तो इसका मतलब ये है कि ये कम्बरसम है, क्या है ये मेथड कम्बरसम है। कम्बरसम जानते हैं किसे कहते हैं, ये मेथड, सॉरी ये मेथड कम्बरसम है, क्यों, क्योंकि इसमें अननोन बढ़ते जाते हैं, ये मुश्किल मेथड है, तो हम ये मेथड नहीं करेंगे। क्लास 1 मिनट वेट कीजिएगा, क्लास 1 मिनट वेट कीजिएगा बेटा। सर ये इधर से ऑर्डर का भी कोई वो नहीं है, किस आगे स्पीड का वो सर, और ये सर से एप्लीकेशन प्रूफ करवाइए। ये तो आपने मुझे दिखाई दी, नहीं है सर, ये क्या है, बस ये भी फी की वजह से नहीं सॉल्व हो रहा था ना सर, इस वजह से सर ने ट्रांसक्रिप्ट वो कहा है निकलवा दिया। अच्छा मिल गई आपको, ट्रांसक्रिप्ट मिल गया ठीक है, और सर कहते कि आगे सर से डिस्कस करेंगे, वो आगे बात करेंगे। ठीक है, कि जैसे बीच की न्यूज़ आएगी ना तो उसके थ्रू मैं पे कर दूँगा। नहीं कहाँ बात करनी है, आगे सर बताएंगे कौन से सर से बात करनी ये तो फीस का तो वो देख रहे हो ना, वैसे सिद्दीकी साहब स्कॉलरशिप के वो है ना हमारे मैकेनिकल के, ऐसे कि ना सर से पूछ लो सर मैंने किसके पास जाना है, ठीक है, मेरी तरफ से रेफर ही नहीं किया हुआ, समझी बात, आप जाएं, आप जाएं, ये आपको किसने दिया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन दी किसने? आपको अभी ये साइन करवा के किसने दी है, ये सर इरफान साहब ने ट्रांसक्रिप्ट निकाल के दी। दे दी है, जी सर। तो अब और क्या चाहिए, सर वो रजिस्ट्रेशन वाला नहीं हो रहा ना, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे फॉर्म फी की वजह से। अच्छा अच्छा वो मुझे जमा करा दो ट्रांसपोर्ट के साथ, वो अभी अभी दे दूँ? भैया आप लोगों में मैंने इनरोलमेंट पहले ही की हुई है, ये वैसे अपने रिकॉर्ड के लिए मैंने रखना है क्योंकि ये उन्होंने मांगना है, मुझे जमा करा दें, इनरोलमेंट ऑलरेडी है आपकी, अगर नहीं है तो मुझे बताएं, एलएमएस नहीं चल रहा आपका, एलएमएस चल रहा है, ट्रांसक्रिप्ट नहीं शुरू हो रहा। वो तो बाकी तो अभी नहीं हो रहा होगा, तो मुझे अलग ट्रांसक्रिप्ट अभी दे दें और वो फॉर्म भी दे दें और चीज़ भी,
और ये जो फीस रह जाए ये मुझे जमा करा दीजिएगा। ये इधर रख दें, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इधर इधर साइड में। सॉरी स्टूडेंट्स, मेरे पास अभी एक ही कॉपी है, या फिर कॉपी करा के फिर दे दूंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ये बता रहा था कि ये डबल इंटीग्रेशन मेथड ना बड़ा वो है, डिफिकल्ट है, लेकिन एक दफ़ा इसे लाजमी यहाँ से गुजारना। ये ना हो कि आप ये भी ना करें और मैं फिर इतना एग्जाम में दे दूंगा, फिर आप नहीं, फिर ये भी नहीं होगा। अच्छा ये ना कम्बरसम है मेथड, मुश्किल है, तो हम ये मेथड नहीं करने लगे। इसके मुकाबले में हम एक और मेथड करते हैं उस मेथड का। सो वी विल डू अ सिंपल टेक्निक called as, we call this method हम क्या करेंगे, निकोलिस मेथड करेंगे। निकोलिस मेथड क्या कहता है, इसके कुछ रूल्स हैं। पहला ये है कि आप बेंडिंग मोमेंट एक्सप्रेशन आप इसमें करेंगे ये कि अगर बीम आपकी ये है ना, फर्ज करेंगे ये बीम है, इसमें T1 एक्ट कर रहा है, T2 एक्ट कर रहा है, T3 एक्ट कर रहा है, T4 एक्ट कर रहा है। तो आप ये करेंगे कि आप सेक्शन सिर्फ एक लेंगे, कि कौन सा, यहाँ राइट साइड पे, तमाम लोड के बाद राइट साइड पे एक सेक्शन लेंगे। ये पहला रूल है। ये मैंने आपको उर्दू में बताया, लेकिन आप इसको इंग्लिश में लिखना सीखना है आपने। क्या है, नंबर ऑफ मल्टीपल लोड एक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जो एक ही सेक्शन लेंगे जो उन तमाम लोड के राइट साइड पे होगा, और रेफरेंस आपने ये रखना है लेफ्ट साइड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल ये एक्स हो जाएगा। रेफरेंस हमारा लेफ्ट साइड पे है ये वाला, और सेक्शन हमारा सिर्फ एक ही ले रहे हैं, वो यहाँ है। अच्छा जहाँ जहाँ ये जैसे डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है, जहाँ जहाँ डिसकंटिन्यूटीज होंगी तो क्या होगा, x माइनस ए जो होगा ये आएगा वहां। तो ऐसी चीजों की इंटीग्रेशन अगर आपने करनी है ना, इंटीग्रेशन, वो आम मेथड की तरह नहीं करनी। निकोलिस मेथड ये कहता है कि इसकी अपनी इंटीग्रेशन ऐसे करनी है, x माइनस ए स्क्वायर बाई 2, इस तरह, बजाय कि आप x ही अलग करें एक ही अलग करें, नहीं, आप टोटल की करेंगे। और आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। नंबर 3, जहां जहां मूवमेंट लगेंगे, कपल लगेंगे, आप उसको x माइनस ए की पावर 0 इस तरह करके लिखेंगे, और इसको भी इसी तरह इंटीग्रेट करेंगे जैसे कि पॉइंट नंबर 2 में बताया। तीन पॉइंट हो गए सर अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए हो जाता तो फिर उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसके हिसाब से? ये बेटा क्या बनी, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए हो जाता तो फिर उसकी इंटीग्रेशन इस हिसाब से कैसे हाँ करेंगे? बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए नहीं आएगा, x माइनस ए ही आएगा। ये आप करके देख लें। वजह ये है कि आपने डिस्टेंस लेना होता है, जब डिस्टेंस लेते हैं ना वो x माइनस ए आता है, डिस्टेंस x स्क्वायर माइनस ए नहीं आ सकता। ओके सर। यानी मोमेंट लेते हुए क्या होता है, एक तो फोर्स होती है, दूसरा डिस्टेंस लेते हैं, वो डिस्टेंस तो x माइनस ए ही आएगा, वो उस तरह नहीं आएगा। अगर आप सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके ये यूडीएल यहाँ एक्ट कर रहा है इस तरह मिड पे यूडीएल, और यहाँ एक्ट नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने का तरीका क्या होगा कि आप जितना यूडीएल यहाँ एक्ट करेंगे उतना ही नेगेटिवली यहाँ एक्ट कर देंगे। अपवर्ड, ये पॉइंट ए था, यहाँ से लेके यहाँ तक
बी है, और फिर आप सेक्शन यहाँ लेंगे, सेक्शन यहाँ लेंगे, यहाँ ये एक्स होगा। अब क्या है, अब आपने यानी इसको इस तरह बना के फिर इसको कंटिन्यूसली आप डील कर लेंगे, ये मेथड है। अब इस मेथड को हम लगाना चाहते हैं जी सिंपली सपोर्टेड बीम पे, जो अभी हमने किया था। अगेन हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, एसएसबी का मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। अभी जो हमने केस किया है वही है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l/2, ये वाला, ये भी l/2। जी बेटा क्या करेंगे, अब एक ही सेक्शन लेंगे हम। कितने सेक्शन लेंगे अब, पहले कितने लिए थे, 2, लेकिन मिकॉलेज मेथड के मुताबिक कॉलेज मेथड के मुताबिक आप कितने सेक्शन लेंगे, यहाँ लेंगे और एक ही लेंगे। ये आपने रेफरेंस लेना है, इस रेफरेंस से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। इस सेक्शन को आप ड्रा कर लेंगे यहाँ। अच्छा, आर ए और आर बी हम निकाल चुके हैं। जैसे हमने पहले निकाला था वैसे ही यहाँ वी एक्ट करेगा और एम एक्ट करेगा, ठीक हो गया। इसको अब आपने लिखना है, जब आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट एट सेक्शन 1 1, ये सेक्शन 1 1 है, सेक्शन 1 1, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट एट सेक्शन 1 1 शुड बी 0। ये कहता है, अच्छा बेटा ये तो आपको पता है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना है l/2, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है x। तो बाकी ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा, इसको अगर मैं लिखूं, ये वाला डिस्टेंस कितना रह जाएगा बेटा, x माइनस l/2, और इसको आपने लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसमें लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में। और यहाँ आप देख रहे हैं कभी भी x स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि x ही आएगा, यही होगी किसी बच्चे का शायद क्वेश्चन है। अच्छा बेटा जिसको हम ये क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या कहती है, m 20 में से पास किया, प्लस का आ जाएगा p प्लस का, काउंटर क्लॉकवाइज p इंटू क्या आ जाएगा x माइनस l/2, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आपने रखना है। और ये क्या है r a जो कि p/2 था, ये माइनस का आ जाएगा, माइनस p/2 इंटू x आ जाएगा इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन क्या है, माइनस EI। अच्छा इसको पहले m को निकाल लें, जैसे एक m पहले उस फॉर्म में लिख लें, m निकाल लें। इधर से m की वैल्यू क्या आएगी, m आ जाएगा p/2 इंटू एक्स माइनस p इंटू एक्स माइनस l/2। अब बेटा ये याद रखें कि स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह रखनी है, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, वरना इन कॉलेज मेथड गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब जो है ना हमारे पास माइनस EI d² y और dx स्क्वायर, क्योंकि m इसके इक्वल था, ये लिख दिया, ये इक्वल आ जाएगा p/2 इंटू एक्स माइनस p इंटू एक्स माइनस l/2 इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब क्या है इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग क्या आ जाएगा, माइनस EI dy और dx इज इक्वल टू आ जाएगा p/2 इंटू x²/2 माइनस p इंटू एक्स माइनस l/2, इसका स्क्वायर/2 आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट को आपने इस तरह इंटीग्रेट करना जैसे कि उसने बताया था। ये क्वेश्चन नंबर लेट्स सपोज S1 आ गई, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने S1 नाम दे दिया इसको। अगेन इंटीग्रेटिंग, माइनस EI
y इज इक्वल टू p/4 इंटू x³ 3 माइनस p/2 इंटू ये आ जाएगा x माइनस l/2 का क्यूब बाई 3। अच्छा, इसके साथ प्लस c1 आना था यहाँ, c1 तो मैंने c1 और यहाँ क्या आएगा c1 इंटू एक्स प्लस c2, ये है s2। चाहे आपके 2 सेक्शन हो, 3 हो, 4 हो, कितने मर्जी सेक्शन हो, इक्वेशन कितनी बनेगी? तो c1 और c2। क्यों? क्योंकि हमने सेक्शनिंग करनी एक जगह है, जो कि कहाँ होनी है? यहाँ, इस जगह। इस मेथड को क्या कहते हैं? निकोल्स मेथड। ये क्या हुआ? काम आसान हो गया। काम क्या हुआ? आसान हो गया। अब बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है? जब बाउंड्री कंडीशन क्या है? बाउंड्री कंडीशन ये है कि सिंपल सपोर्ट है, जब x 0 हो तब, या x l हो तब। तो x अगर 0 हो तो उस वहां स्लोप भी 0 होगी। ये आप पुट कर दें, पुट इन s2, कि इस इक्वेशन में पुट करें आप। ये याद रखें, ये जैसी नेगेटिव टर्म होगी ना, हम इसे खत्म कर देंगे, ओमिट कर देंगे। अच्छा, ये आ जाएगी 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0। तो यहाँ से हमारे पास c2 क्या आ गया? 0। c2 हमें पता चल गया 0 है। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है? x इक्वल टू l अगर हो तो भी y 0 होती है। ये वाली अगर इसमें दोबारा पुट करें इसमें, तो क्या आएगी? 0 इज इक्वल टू p/12 इंटू l³ माइनस p/6 इंटू एक्स की जगह आ जाएगी l माइनस l/2 का क्यूब प्लस c1 इंटू l प्लस c2 की जगह 0। क्यों 0? ये अभी हमने निकाला है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या बनता है? l माइनस l/2 ये आ जाएगा l/2 की पावर 3 प्लस c1 इंटू l। हमारे पास ये क्या आ जाएगा? pl³ माइनस pl³। अच्छा, इसको अगर मैं यहाँ अंदर लिख दूँ खोल के, तो ये बेसिकली 8 आना है, 8 6 48 आ जाएगा। फिर c1 इंटू l, यानी l/2 का क्यूब जो है, ये बेसिकली l³/8 था। इस 8 को इस 6 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मैंने 48 यहाँ लिख दी। अब यहाँ से c1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यानी डिवाइड बाई l क्या आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू pl² माइनस pl² 48 प्लस c1। तो ये इधर चले जाएं, ये इधर ही रहे c1, तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? आ गया। या इसमें से फर्दर, इसको फर्दर ये है कि आप इसको ना पहले कॉमन ले लें। ये करने से पहले ना कॉमन ले लें। कॉमन क्या है इनमें? pl², ये आ जाएगा 1/48 माइनस 1/12। फर्दर अगर आप सॉल्व करें तो pl² इंटू 48 एलसीएम आ गया 1 माइनस 12 फोर्स होता है, तो 4 आ जाएगा। तो c1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? pl² और माइनस 3/48, और ये हमें बताया 3 × 3 and 16, तो माइनस c1 की वैल्यू आ गई माइनस का pl² और 16 के इक्वल। c2 भी आ गया, c1 भी आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब इसको किस इक्वेशन में पुट करेंगे? इन इक्वेशन में, s1 और s2 में। s1 और s2 में, तो हमारे पास ये जनरल इक्वेशन बन जाएगी। सबसे पहले हम s2 में पुट करते हैं, पुट इन s2। s2 में जो हम पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन में जाती है माइनस ei(y) इज इक्वल टू px³ और 12 माइनस p/12 इंटू x माइनस l/2 की पावर 3 माइनस pl² और 16, ये c1 की जगह आ गया, इंटू x। अब ये जनरल इक्वेशन आ गई। अगर आपने डिफ्रैक्शन निकालनी है, ये थी ना बीम, ये सपोर्ट है जैसे,
आप ये कह रहे हैं कि यहाँ कितनी वैल्यू आएगी डिफ्लेक्शन की इस पॉइंट पे, जबकि हम यहाँ से 1.1 मीटर चलें, अगर 0.2 मीटर चलें यहाँ से तब कितनी आएगी, अगर यहाँ से 0.3 मीटर चलें, 0.5 चलें, तो यहाँ डिफ्लेक्शन इस जगह पे डिफ्लेक्ट यानी ये वाला बीम का पॉइंट कितना डिफ्लेक्ट होगा ये फाइंड करना। तो ये रिलेशन हमारे पास आ चुका है, ये एक्सप्रेशन। क्या करेंगे आप, यहाँ वैल्यू पुट करते जाएंगे, एक्स की वैल्यू आती जाएंगी। इसी तरह अगर आपने डिफ्लेक्शन एट x इक्वल टू L/2 अगर निकालनी है फर्ज करें, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू L/2 को यहाँ पुट कर देंगे, माइनस EI y एट x इक्वल टू L/2 आप ये निकाल रहे हैं, E/12 वैसे ही L/2 का क्यूब आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा माइनस P/12 इंटू L/2 माइनस L/2 का, ये तो कैंसिल हो जाएगी ना, माइनस PL स्क्वायर ओवर 16 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा L/2। बेसिकली ये आ जाएगा PL क्यूब ओवर 12 इंटू 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस PL क्यूब ओवर 32, ये बेसिकली बन जाएगा 96, PL क्यूब और 96 माइनस PL क्यूब ओवर 32। इसमें से एक कॉमन क्या आ गया, PL क्यूब, ये आएगा 1/96 माइनस 1/32। अगेन इसका अगर आप एलसीएम लें, 96 आता है 1 माइनस 3, तो बेसिकली ये आ जाता है PL क्यूब, वैसे ही ये आ जाएगा माइनस 2/96, ये कट गया 48 से, तो बेसिकली ये आ जाएगा माइनस PL क्यूब ओवर 48। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ राइट साइड पे क्या है, माइनस EI, वो भी लिख दें, माइनस EI y और एट x इक्वल टू L/2, तो माइनस माइनस से कैंसिल, यहाँ से y एट x इक्वल टू L/2 अगर हम निकालें तो बेसिकली ये इक्वल आ जाएगा PL क्यूब ओवर 48 EI। ये वाला EI यहाँ ले आया, तो ये आपके आगे डिफ्लेक्शन एट मिड पॉइंट। ठीक हो गया बेटा, ये है हमारा आज का सेम मेथड। अच्छा अब मैं आपके जिम्मे लगा रहा हूँ, ये आपने करना है, डू योरसेल्फ। क्या करना है आपने, बीम फिक्स्ड at each end, any fixed beam carrying a point load। ये वाला एक केस करना है, कॉलेज मेथड से करना है आपने। मैं इसकी डायग्राम बना देता हूँ, ये A है, ये B है, यहाँ एक लोड W एक्ट कर रहा है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो A है, और टोटल इसकी लेंथ जो है वो L है। इसकी आपने निकालनी है क्या, डिफ्लेक्शन, फाइंड डिफ्लेक्शन एंड स्लोप इक्वेशंस। ये मेरा ख्याल है 5-6 पेजेस पे जाएगी, और आपने इसमें सॉरी डिफ्लेक्शन और स्लोप निकाल, ये नहीं बल्कि निकालना आपने निकालना है RA RB MA MB। ये इनडिटर्मिनेट बीम का क्वेश्चन बनता है, इसमें आपने ये वाले रिएक्शन निकालना है।
हाँ बस ये बड़ा हैवी क्वेश्चन है, तो ये आपने करना है। तो आज हमने किया है निकोलस मेथड। बेटा ये मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है आप लाजमी पूछें। सर ये शाम तक सर प्लीज़ अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि सर यहाँ पे आंधी वगैरह चल रही थी, तो सर नेट डिस्कनेक्ट हो गया था सर, लाइट चली गई थी। बेटा असल में ना मसला ये है कि यूनिवर्सिटी का ना नेट सही नहीं आता। अगर ये डाउनलोड हो गया मैं लाजमी कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये डाउनलोड हो पाएगा यार। लेकिन ये कि अभी बात सही है, मैं उधर जाके अपनी रेजिडेंस पे जाके कोशिश करूँगा डाउनलोड हो जाए, तो ये मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो बाकी अपनी अटेंडेंस जो है वो अपनी चैट बॉक्स में आप सेंड कर दें मुझे, तब चैट में कर रहे हैं सेंड। सर एग्जाम कब होने हैं सर? हाँ जी क्या कह रहे हैं बेटा? सर एग्जाम जब भी हो बेटा, सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा है, तो हमने वैसे भी कोशिश ये करनी है कि अपनी चीज़ें कंप्लीट करें, ठीक है। अगर कोई मेरी तरफ से टॉपिक ना भी हुआ, आपके ज़िम्मे एग्ज़ाम में वो भी आ सकता है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप मुझसे फ्रीली पूछें, इसीलिए मैंने अपना खुला टाइम रखा है। आप जो मर्जी पूछना चाहें पूछें, क्वेश्चनिंग करना चाहें करें। अभी मेरे पास 20 मिनट है आपकी क्वेश्चनिंग के लिए सिर्फ, तो आराम से आप पूछें। अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई, कोई चीज़ मिसिंग है, कोई और इशू है, आप पूछें, लाजमी पूछें। यस सर। सर एक बार सरसरी सा ओवरव्यू तो दे दें सबका, सारी चीजें जो भी आपने पढ़ाई कंबाइन। अच्छा ओवरव्यू का, हाँ बेटा इसमें ये था कि हमने आज शुरू किया है मिड के बाद वाला टॉपिक, और मिड के बाद वाले टॉपिक जो हैं वो डिफ़िकल्ट होने की वजह से ही मैकेनिज्म मटेरियल 2 को डिफ़िकल्ट समझा जाता है। और उसमें सबसे यानी डिफ़िकल्ट कह लें या लेंथी कह लें, या मतलब ये कह लें कि थोड़ी सी गलती की वजह से सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, चाहे वो आपने रिएक्शन वक्त फाइंड किया हो तब, या साइन का प्लस माइनस में कोई मिस्टेक कर दी हो तब, क्योंकि ऑफकोर्स इसमें जो है ना साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व होनी है, या आपने C1 की वैल्यू गलत निकाली होगी तो उसकी वजह से बाकी सारी इक्वेशन भी गलत हो जाती हैं। तो आपको जो कहा जाता है कि आप यहाँ ड्रा करें, तो ये बड़ा ना वो है, ये वाला टॉपिक ना बड़ा ब्रीकी वाला टॉपिक है, और यही सबसे अहम और मुश्किल टॉपिक है। उसमें से एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं आज, निकोलस मेथड। अच्छा ये इसकी अहमियत क्या है, क्यों करते हैं? तो बेसिकली हमने स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम को डिटरमिन करने के लिए, उसके रिएक्शन को फाइंड करने के लिए हम करते हैं। ये हमने यहाँ स्टार्ट लिया था। तो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम वो होती है जिसमें आप इक्वेशन ऑफ एक्विलिब्रियम लगा के फाइंड नहीं कर सकते, आपको कुछ और चाहिए होता है, इक्वेशन मजीद चाहिए, क्योंकि आपके पास अवेलेबल इक्वेशन कम होती हैं, अननोन ज़्यादा होती हैं। तो उसमें फिर आप करते ये हैं कि ये ड्राइव किया यहाँ से, तो अगर हमारी बीम है वो डिफ्लेक्शन हुई उसमें, तो उसकी शेप ऐसे बन जाती है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ये हो और ये वाला बहुत स्मॉल एंगल थीटा हो, तो उस वक्त आपका कर्वेचर जो है वो इससे रिलेट करता है। और क्योंकि ये dy और dx स्मॉल है, इस वजह से हम जाने ये वाली टर्म निगलेक्ट करके 1/r को इसके इक्वल ले लेते हैं। ये है एक तरीका। दूसरा ये है कि अगर ये एंगल कम है तो हम L = r थीटा वाला लगा के dx = आ जाएगा r d थीटा। यहाँ से भी 1/r क्या आ जाएगा, dx और d थीटा, और x हमारे पास होता है dy और dx। स्लोप इसके इक्वल होती है dy, यानी स्लोप वैसे क्या होता है, राइज और रन होता है ना, तो ये राइज यानी अलोंग y एक्सिस चेंज डिवाइड बाय अलोंग x एक्सिस चेंज, वो स्लोप होता है। तो बेसिकली वही कंसेप्ट लगा के हमने ये किया, चाहे आप इसके जरिए करें चाहे इसके जरिए करें, आपके पास इक्वेशन ये आ गई। दूसरी तरफ इक्वेशन आपके पास थी बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन में से आपने भी 1/r निकाल लिया, वो इन टर्म्स ऑफ ये आ जाएगा। इन दोनों को जब रेट किया, क्योंकि बेंडिंग इक्वेशन में पॉजिटिव साइन था अपवर्ड, लेकिन हमने यहाँ डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड पॉजिटिव ली थी, उस डिस्क्रिपेंसी को मीट करने के लिए यहाँ माइनस लिखते हैं। जब ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, इसको फर्दर उसके साथ इक्वेट किया, तो हमारे पास d² और dx -m/e/i ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन जान है इस चीज़ की कि जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो डिफ्लेक्शन आ जाती, स्लोप आ जाती है, दोबारा इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास डिफ्लेक्शन आ जाती है। लेकिन साथ ही इसमें मसला ये होता है कि इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाते हैं जो आपको नहीं पता होते, ये निकालना होता है। तो अगर आपके पास सिंपल मेथड है, डबल इंटीग्रेशन मेथड, और सिंपलिसिटी बीम है, तो इसमें 2 सेक्शन बनाएंगे।
जब इसमें दो सेक्शन बनेंगे तो हर सेक्शन के दो दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बनेंगे, जैसे कि यहाँ बने हैं ये C1, C2, C3 और C4, इस तरह टोटल बन जाएंगे 4। तो ये अगर आपके कांस्टेंट ऑफ सेक्शन ज़्यादा बनते जाएं, लोड एक की बजाय 2 हो जाए तो सेक्शन 3 हो जाएंगे, अननोन 6 हो जाएंगे, और 3 लोड हो जाएंगे तो 4 सेक्शन हो जाएंगे और 8 अननोन हो जाएंगे। तो ये मेथड बड़ा कम्बरसम हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम इसको डील करने के लिए क्या करते हैं, कॉलेज मेथड की तरफ आ जाते हैं। कॉलेज मेथड ये कहता है कि आपने ये करना है, जितनी भी लोडिंग है ना उससे परेशान नहीं होना, राइट साइड पे सिर्फ एक सेक्शन ले लेना है और रेफरेंस रखना है लेफ्ट साइड पे, यानी ये यहाँ सेक्शन ले लेना है और ये वाली एक्स हो जाएगी। ठीक हो गया। बोल बोल के थोड़ा वो हो गया। अच्छा बेटा, निकालिंग मेथड का पहला ये कहता था जितनी भी सेक्शन आपने सिर्फ राइट साइड पे एक सेक्शन लेके बना लेना है। पर ये उसने कहा है कि जहाँ कहीं डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये कि जहाँ जहाँ पॉइंट लोड लग रहा है ना, वहाँ क्या होगा, जिस वक्त आप वो उसका मोमेंट लेंगे ना तो वो x माइनस ए की फॉर्म में आना चाहिए। उसको इंटीग्रेट करने का तरीका ये है कि आप उसको एज वन एंडेड आइडेंटिटी, एक ही आइडेंटिटी समझते हुए, एक इकाई समझते हुए आप करें, यानी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 करेंगे। और अगर आपका बेंडिंग मोमेंट लिखना है या मोमेंट कहीं लिखना है तो उसको इस तरह लिखेंगे m इंटू एक्स माइनस ए की पावर 0। ये उस वक्त है जिस वक्त डिसकंटिन्यूटी हो, जब इस जगह पॉइंट लोड हो तब, ठीक है। उसको इंटीग्रेट करने का वही तरीका है जो कि ये पॉइंट 2 में है। नंबर 4 पॉइंट ये है कि अगर आपको यूडीएल दरमियान में लगा हुआ है तो आप उसको यूडीएल को एक्सटेंड इस तरह करें कि यहाँ डाउनवर्ड लग रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड भी लगा दें, यानी नेगेटिव यूडीएल भी अप्लाई करते हैं। इससे ये होगा कि आप एक ही सेक्शन यहाँ ले सकेंगे यहाँ, और फिर आप उसको ट्रीट कर लेंगे। उसमें पहला केस हमने ये केस लिया, पहला केस लिया तो उसमें हमने कहाँ सेक्शन लिया, राइट साइड पे, और उसको उसी तरह सॉल्व किया, m इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया। उसके बाद ये क्वेश्चन में आपने m की जगह इसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है ना, क्योंकि m इसके इक्वल होता है ना। इंटीग्रेट किया, ये क्वेश्चन आ गई, दोबारा इंटीग्रेट किया, ये वाली क्वेश्चन आ गई। अब दोनों कंडीशन हमने अप्लाई की, जहाँ जहाँ सपोर्ट है वहाँ डिफ्लेक्शन 0 होगी। तो सपोर्ट कहाँ थी, एट x = 0, वहाँ डिफ्लेक्शन 0 होगी, यहाँ से C2 0 आ गया। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर x = L हो तो आप दूसरे B एंड पे पहुँच जाते हैं, और वहाँ भी सपोर्ट है और वहाँ भी डिफ्लेक्शन 0 होगी। तो ये हमें पता है, ये वाली दोनों कंडीशन हमने इस इक्वेशन में अप्लाई की अगेन S2 में, और हमारे पास यहाँ से C1 की वैल्यू आ गई माइनस का PL² 16। ये आप इस इक्वेशन पुट करें तो ये जनरल इक्वेशन मिल जाती है। इस जनरल इक्वेशन के बाद अगर इसमें से किसी एक पॉइंट पे निकालनी है, लेट्स सपोज L/2 पे निकालनी है मिड पे, तो आप क्या करेंगे, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ x/2 पुट करेंगे, और अगर इस ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव आता हो तो इसको ओमिट कर देंगे, या 0 आता हो तो भी। ये करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आखिर आंसर आ जाता है PL³ और 48 EI। तो बेटा ये मैंने क्या किया, डिफ्लेक्शन अभी निकाल लिया मिड पे। अच्छा, आपके जिम्मे एक ये भी है कि थीटा भी जरा निकालें, स्लोप एट x = L/2 निकाल लेंगे। क्या करेंगे इसके लिए, आप क्या करेंगे, इसके लिए आप बेसिकली ये है स्लोप की इक्वेशन ना, ये वाली, इसमें से ये निकाल लेंगे आप। यानी जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया है उसका हल ये है कि आप ये करेंगे कि यहाँ माइनस EI dy और dx, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है यहाँ, x = L/2 पे इक्वल आ जाएगा P/4 इंटू x² की जगह आ जाएगा L²/4 माइनस P इंटू P/2, ये आ जाएगा L/2 माइनस L/2 प्लस के प्लस C1 की जगह आ जाएगा P माइनस का PL² 16। ये हम निकाल चुके हैं बच्चे,
C1 ये वाली ना, ये निकाल दिया माइनस PL² 16, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। ये पुट करने के बाद इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा dy/dx एट x = L/2। ये भी आपने निकाल लेना है, ठीक है, ये भी आपकी जिम्मे है। तो इसके साथ ही मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट है। आपका अगर मेरा ये मतलब लेक्चर कंप्लीट है, आपका अगर कोई क्वेश्चन है यू आर फ्री टू आस्क। अच्छा बेटा, आप सबको मेरा एक काम है, अच्छा बेटा, आप सबको मेरा एक पैगाम है, तो ये कि इसको अभी बैठ के कर लें। आज रात सोने से पहले लाजमी ये जितना मैंने पढ़ाया है इसको खुद से अपनी सोच, नकल नहीं मारनी, अपनी सोच समझ से ना इसको रिपीट कर लें, ठीक है, तो ये भी फायदा होगा। अदरवाइज आप जो है ना परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हुआ है, मैकेनिज्म मटेरियल 2 जो है ना वैसे ही टफ सब्जेक्ट है, तो आप मेहनत करें आप फुल। इसीलिए मैंने फुल टाइम दिया है ताकि किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो वो मैं डील कर लूँ और आप लोग ना प्रैक्टिस करें, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा पूछें। सर अपने मिड के सर पेपर जो हैं वो चेक हो गए हैं? नहीं बेटा। अच्छा ठीक है सर सर। सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, मेरी पहली प्रायोरिटी ये होगा, तो ओके चाहे वो मुझे एंड के साथ करने पड़े वो बाद की चीज़ है, लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो ये पहली प्रायोरिटी है। ठीक है सर। ओके सर। चले ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। जो सर हमने फिक्स्ड बीम के लिए वो आपने क्वेश्चन दिया है वो भी मैकलेज मेथड से करना है? मैकलेज मेथड से ही करना है बेटा। सर वो तो नहीं करना है जो आपने पहले करवाया, डबल इंटीग्रेशन वाला? डबल इंटीग्रेशन वाला जितना मैंने किया है उतना आप करें, बाकी डबल इंटीग्रेशन से नहीं करना वो वाला, वो सिर्फ समझाने के लिए था कि डबल इंटीग्रेशन मेथड क्यों बेहतर है। जी आ सर। जाता है ना काम वाले मेथड से। जी सर बुक में ये कौन सा चैप्टर है? आई थिंक 12 चैप्टर का शायद कोई टॉपिक हो, लेकिन उसमें इस तरह कंसाइजली नहीं बताया गया होगा, वो परेशान हो जाएंगे। आप पहले इसे फॉलो करें लेक्चर को, जब आपकी इस पे ग्रिप हो जाए उसके बाद बुक भी देखें, लेकिन इस स्टेज पे आप ना लेक्चर पहले देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद बुक पे जाइएगा। सर और मोहनलाल का मैसेज है, वो कह रहा है कि आपने उससे क्वेश्चन स्टार्ट में पूछा था ना, उसका माइक खराब है इस वजह से जवाब नहीं दे सका था। कौन? मोहनलाल, रोल नंबर 10। चलें ठीक है क्लास, इसके साथ ही हम एंड करते हैं लेक्चर आज का। तो काफ़ी चीज़ें हमने कर ली हैं।